लिखा है वो उसमें देख लीजिएगा IIM जयपुर ऐप में। फिर भी कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछिए, वैसे उम्मीद है कि वहाँ पूरा समझ आ जाएगा। नाउ कम टू चैप्टर 3, जहाँ से पूरी दुनिया मतलब जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो पढ़ाते हैं। एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी कंपटीशन में चाहे गेट बोल दो चाहे नेट बोल दो, यहां से आपका जो सिलेबस है वो जरूर आते हैं यहां से क्वेश्चन। विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन, यहां तक कि कोई MSc एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दे तो भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है। मतलब कहीं के भी आपको एंट्रेंसेस देने हैं या आगे का कंपटीशन देना है तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जरूर आता है। फर्स्ट ग्रेड दोगे तो भी जरूर आएगा विश्लेषिक फलन, मतलब कॉम्प्लेक्स जो है ये चैप्टर आता है। तो पहले लिखे सम्मिश्र चर का फलन। सम्मिश्र डेफिनेशन लिख ले पहले। सम्मिश्र चर का फलन, सम्मिश्र चर का फलन, सम्मिश्र चर का फलन यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। बिल्कुल आराम से नोट्स बनाते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हम करा चुके हैं। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। स्टूडेंट जैसे आज तक हम रियल में पढ़ते थे नॉर्मली ऐसा, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आज तक जो मेरा इनपुट होता था, जो मैं यानी प्रतिस्थापित करता था, वो केवल एक चर पे निर्भर होता था x पे। जैसे आपने कहा सर मैंने जैसे ही x को 1 पुट किया हमारा y भी 1 आ गया। सर जैसे ही मैंने x को 2 पुट किया तो मेरा y आ गया 4। आज तक ऐसे चलता था। इसे कहते थे वास्तविक चर का फलन यानी फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। अब हमारे पास है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी उसे इस प्रकार से लिखा जाता है जैसे fz बराबर z स्क्वेयर। अब आप समझ रहे हो z को मैं अधिकतर कैसे लिखता हूं, अगर मैं x प्लस आयोटा y की तरह लिखूं तो कुछ ऐसा। इसको ओपन करें तो a प्लस बी का स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर मतलब आयोटा y का स्क्वेयर। और ये आयोटा तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक रियल था तो हम वेलोसिटी, मास वगैरह सब कुछ निकाल पाते थे, बट क्वांटम मैकेनिक्स, अगर ये आयोटा ना होता तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्टिंग में ही रुक जाता। जिसने भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा होगा उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें राइट साइड में कुछ मल्टीप्लाई इनटू साई फंक्शन, जहाँ साई जो होता है कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उस टाइप का होता है। तो आयोटा जो है अगर उसकी अगर वो ना होता, यानी इसके बाद अब हमें कुछ भी और नया इजाद करने की अब जरूरत नहीं बची। अब कैसा भी बहुपद हो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब तक रियल था तब भी रिस्ट्रिक्शन था, अब हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर प्लस 2ab। तो आप देखिए fz एक रियल फंक्शन है और आयोटा के साथ फिर दोबारा रियल फंक्शन है, ठीक है ना। और स्टूडेंट प्रांत किसे कहते हैं, जैसे मैं आज तक लिखता था, एक मिनट सपोज करो मैं ऐसा लिख रहा हूं, जैसे जो मैं पुट कर रहा था ना उसे कहते हैं डोमेन यानी प्रांत। मैं फिर बता दूं, फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है, फंक्शन इज अ मशीन इन विच इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। फलन एक ऐसी मशीन है जो आप रखते हो उसे तो हम डोमेन कहते हैं, और जो आउटपुट निकलता है उसे हम रेंज यानी परिसर कहते हैं, जो पुट करते हैं उसे प्रांत कहते हैं। अब यहां पर जैसे मैं अगर पुट करूं z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 प्लस आयोटा, तो आप पुट तो ऐसे कर रहे हो, 1 प्लस आयोटा को भी दिखाते ऐसे हैं। अब आपका आंसर क्या आएगा अगर आप 1 प्लस आयोटा पुट करोगे, यानी x और y को 1, तो ये आया 0, ये आया 2, आपने ऐसा लिख दिया। अब मान लो आपने 2 प्लस 3 आयोटा पुट किया, यानी 2,3 पुट किया। 2 और 3 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 12 माइनस 5,12। अब आप इस फिगर को देख के नहीं बता सकते कि इसमें क्या इनपुट था क्या आउटपुट था, मगर जबकि ऐसा दिया हो रियल में हम कह सकते थे इसका मतलब 1 पुट करके 1 आया होगा जो भी मेरा फलन था, फलन छुपा भी लिया जाए तो, और 2 पुट करके 4 आया होगा। बट कॉम्प्लेक्स में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसीलिए कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाता है, जो आपने पुट किया था वो एक अलग तल पे होता है, क्योंकि यहां पर तो क्या है,
ये जो लाइन होती है रियल लाइन, ये इनपुट के लिए होती है और ये आउटपुट के लिए होती है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों ही एक विमा वाले होते हैं, यानी वन डायमेंशनल वाले होते हैं। जबकि यहां पर जब आप z की जगह पुट करते हैं, z क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, और x प्लस आयोटा वाई को लिखा कैसे जाता है स्टूडेंट्स, x कॉमा वाई के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसीलिए जहां पर पुट किया जाता है वो अलग तल में दिखाया जाता है, और जो आंसर आता है वो अलग तल में दिखाया जाता है। और ऐसे लिखते हैं 1,1 का आंसर 2,2, 2,3 का आंसर -5,12। तो इसका मतलब जो इनपुट है वो अलग जगह दिखाया जा रहा है और आउटपुट जो है वो आपका अलग जगह दिखाया जा रहा है। इसको आप कहते हैं XY प्लेन, जिसे Z प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है ना, अभी मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, मैं तो एक बार बता रहा हूं। ये होता है कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र चर का फलन। ठीक है ना, तो लिखे, मैं स्टार्ट करता हूं। यदि किसी दिए हुए क्षेत्र D में, यदि किसी, इंग्लिश में लिखवाता हूं, दिए हुए क्षेत्र यदि किसी दिए हुए क्षेत्र D लिख दो या प्रांत D लिख दो, किसी दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए FZ, जिसे अधिकतर W से दर्शाया जाता है, FZ जिसे अधिकतर W से दर्शाया जाता है, जैसे Y को अधिकतर, FX को अधिकतर Y से दर्शाया जाता था। यदि इसीलिए जो दूसरा प्लेन है जहां पर आंसर आ रहा था उसे W तल भी कहते हैं, W समतल भी कहते हैं, Z प्लेन और W प्लेन। यदि किसी दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए W बराबर FZ का एक या अधिक मान हो, एक या अधिक मान हो, जबकि आज तक रियल में क्या होता था, केवल एक ही मान होता था। आज तक रियल में स्टूडेंट केवल एक ही मान होता था। अगर आप कुछ भी पुट कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं होता था कि कुछ पुट किया और आंसर दो निकल आए, ऐसा कभी नहीं होता था, जबकि अब कॉम्प्लेक्स में होने लग गया है। एक या अधिक मान प्राप्त हो, मगर हमारी जो पूरी कॉम्प्लेक्स की स्टडी है, जो हमारे सिलेबस में है और ज़्यादातर स्टडी होती है, वो हमेशा एक ही मान के लिए होती है, सिंगल वैल्यूड, एक मानी फलन ही होता है। वरना कॉम्प्लेक्स में बहुमानी फलन भी होते हैं, मतलब सेम पॉइंट पुट करने पर आपके दो आंसर आ जाए। यदि किसी क्षेत्र, दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए W बराबर FZ का एक या अधिक मान प्राप्त हो, तब Z क्या होता है, Z W का सम्मिश्र फलन कहलाता है। Z W का, तो लिखें तब, सॉरी, WZ का सम्मिश्र फलन कहलाता है, सम्मिश्र फलन कहलाता है। इंग्लिश बोलने की जरूरत है मुझे, तो एक बार बता दें। इफ लिखें, इफ फॉर, इफ, इंग्लिश वाले लिखें, इफ, इंग्लिश वाले लिखें बच्चों, इफ फॉर गिवन रीजन D, इफ फॉर गिवन रीजन D, if for given region D, comma, लिखें each value which a complex variable Z assume, each value which a complex variable Z assume, each value which a complex variable Z assume, there corresponds one or more, there corresponds one or more value of W, there corresponds one or more value of W, then W is called function of Z, then W is called function of Z।
स्टूडेंट जब आपकी थ्योरम आएगी जहां से हमें लगेगा कि पेपर में आता है तो मैं चाहे दूसरी लैंग्वेज भी आप बोलोगे तो लिख दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल W बराबर Z, Z स्क्वेयर, EZ एटसेट्रा। आप देख सकते हैं W को अगर यहाँ 1 + 2 आयोटा पुट करेंगे तो आपका आंसर भी केवल एक ही आएगा, 1 + 2 आयोटा। आप अगर Z स्क्वेयर पुट करें, अच्छा यहाँ तो एक ही अधिक मान 1/Z स्क्वेयर लिख दिया मैंने, और Z की पावर हाफ लिख दिया, कुछ भी। तो अगले लिखें, यदि Z के प्रत्येक मान के लिए केवल एक मान प्राप्त हो, यदि Z के प्रत्येक मान के लिए, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ W, प्रत्येक मान के लिए W का केवल एक मान प्राप्त हो, यदि Z के प्रत्येक मान के लिए W का केवल एक मान प्राप्त हो, तब W को Z का एक मानी फलन कहते हैं। हमारी पूरी स्टडी इस पे चलेगी, एक मानी फलन कहते हैं, एक मानी फलन कहते हैं। तो लिखें, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ W, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ W देयर कोरस्पॉन्ड्स, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ W, नोट्स बनाते रहें, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ W देयर कोरस्पॉन्ड्स ओनली वन वैल्यू ऑफ W, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ Z, सॉरी मैंने क्या बोला, इफ फॉर ईच वैल्यू ऑफ Z देयर कोरस्पॉन्ड्स ओनली वन वैल्यू ऑफ W, if for each value of Z there corresponds only one value of W, then W is called single valued function of Z, W is called single valued function of Z। अन्यथा इसे otherwise it is called, otherwise it is called, अन्यथा इसे मल्टी वैल्यूड फंक्शन, अच्छा सॉरी, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन, अन्यथा इसे बहुमानी फलन कहेंगे। स्टूडेंट आप समझ रहे हो, अगर Z के एक मान के लिए W का केवल एक मान आया तब तो हम क्या कह देंगे इसे, तब तो हम इसे क्या कह देंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अदरवाइज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक मानी फलन, एक मानी फलन, इससे हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पेपर में नहीं पूछेगा, सिर्फ परिभाषा लिख रहे हैं हम। हमारा जो स्टार्ट होगा इसके बाद जो आएगा वो बहुमानी फलन, बहुमानी फलन। बहुमानी फलन का मतलब इसमें एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आंसर आएंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप r, थीटा की तरह लिख सकते हैं। स्टूडेंट याद है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होता है वो अगर x + i है तो उसे दर्शाया जाता है x, y, वरना आप मेरे पुराने लेक्चर देखिए तो आपको पता लग जाएगा इसी x + i को ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म में r cos थीटा + i sin थीटा के रूप में लिखा जाता है और उसी को r, थीटा दिखाया जाता है। अब ये देखिए, ये रहा दूरी r और ये जो एंगल है जितना ये घुमा है ये थीटा है। अगर मैं इसको दोबारा पूरा घुमा दूं तो क्या यही पॉइंट सेम पॉइंट ऐसा नहीं हो जाएगा? मुझे बता दें जरा एक बार। बिल्कुल सही कहा कि नहीं मैंने? यही पॉइंट r, थीटा + 2π होगा। दूरी तो सेम r की r रही, ये थीटा एंगल भी है और थीटा + 2π भी है। अरे 2π डिग्री घुमा दूं वापस वहीं तो आ गया। ये मैं ऐसे घूम लिया, उधर आ गया कि नहीं? सेम वहीं तो हूं मैं। तो r, थीटा + 2π सेम पॉइंट है। अब मैं इसी पॉइंट को पुट कर रहा हूं तो देखना अलग अलग आंसर आएंगे। fz बराबर z की पावर हाफ।
देखिए z क्या है, आर ई आयोटा थीटा, हाफ पुट किया, क्या आया, आर की पावर आधी, आर की पावर आधी ई आयोटा थीटा बाई 2। बात सही है कि नहीं, पावर हाफ है, तथा और यही पॉइंट है थीटा प्लस 2 पाई, पावर आधी, तो आर की पावर आधी ई की पावर आयोटा थीटा बटा 2 प्लस 2 पाई बटा 2। और आपको पता है स्टूडेंट ई आयोटा थीटा क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है ई आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और मैंने सीधा नहीं लिखा, उसकी आप प्रसार करके आप चेक कर सकते हो, मैंने बताया था कैसे है। और ई आयोटा थीटा क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन कॉस 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, याद है ना। थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, यहां पर कॉस साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ई आयोटा थीटा, तो आगे माइनस लगा है, तो ये बन जाएगा आर की पावर हाफ माइनस ई आयोटा थीटा बटा 2। तो आप देख सकते हैं सेम पॉइंट के मेरे दो आंसर आ गए, एक तो आया आर की पावर हाफ ई आयोटा थीटा बाई 2, और दूसरा, एक सेकेंड, आवाज आ रही है ना सबको, जिसको आवाज नहीं आए, प्रॉब्लम आए, तो वो या तो रीज्वाइन करो और वरना ज्वाइन ऑडियो में करो, अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, हो सकता है उसके ऑडियो में प्रॉब्लम हो। तो आप देख लो क्या सेम पॉइंट के लिए मेरी दो वैल्यूज आ रही है कि नहीं स्टूडेंट्स, और आ रही है तो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल वैल्यूड नहीं, ये मल्टी वैल्यूड हो गया, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप देख सकते हो, नोट कर लें एक बार। ये तो एग्जाम्पल था, खैर वो ऐसे वो आना नहीं है, बट परिभाषा जो थी मैं वो लिख रहा हूं। ठीक है ना। पता लग गया स्टूडेंट, एक बार बता दें। ये आपकी डेफिनेशन थी सम्मिश्र चर यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड का। बट हमारी स्टडी पूरी की पूरी, हमारी स्टडी जो है स्टूडेंट पूरी की पूरी सिंगल वैल्यूड पे रहेगी, हमारी पूरी स्टडी सिंगल वैल्यूड पे रहेगी। विश्लेषिक फलन बड़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ी अलग टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है रियल से। कुछ चीजें इस किताबों में लिखी जो मैं कराते कराते आपको बीच में बोलूंगा, मतलब बड़ी इसमें बहुत ब्यूटी वाली चीज है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे जितने भी बंदे पढ़ रहे हो, कोई और क्लास ले रहा हो, तो उसके बीच में कभी आप पूछना तो आप देखना कि किसको पता है किसको नहीं। अब आप देखिए स्टूडेंट, जैसे रियल में कहते हैं ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, या x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ी है, एक ऐसी क्वांटिटी जो हर पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ी है, यानी हर धनात्मक वास्तविक संख्या से जो बड़ा संख्या है उसे हमने क्या माना है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए ऐसा लिखा। हाँ, अगर मैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ले लूं, विस्तृत वो ले लूं,
तो हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को मिला लेते हैं, बट नॉर्मली हम बात नहीं करते ऐसी। और माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, यानी अगर x हर नेगेटिव रियल नंबर से छोटा हो, अगर x हर नेगेटिव रियल नंबर से छोटा हो तो हम कहते हैं x माइनस इन्फिनिटी को बढ़ रहा है। अब आप देखिए z में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आपने x टेंड्स टू इन्फिनिटी कहा यानी x हर पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा है, x हर पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा है, k कुछ भी ले ले। अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है यानी x हर नेगेटिव रियल नंबर से छोटा है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर ले लो उससे छोटा है अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि z में z टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं है, या फिर z टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं है, मगर फिर भी अगर आपने ये देख लिया तो इसका मतलब क्या है, फिर भी कभी आपके क्वेश्चंस में भी लिखा आएगा, ये लिख लिया तो इसका मतलब क्या होगा। सुन लो, z टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है, इसीलिए कभी ना ऐसा दिखेगा नहीं। अगर मैं कहूं ये भी सर इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है कि z इन्फिनिटी को जा रहा है, z इन्फिनिटी को जा रहा है यानी z अगर इन्फिनिटी को जा रहा है यानी z हर कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है। और आपको पता है मैंने पहली क्लास में ही कराया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स में कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़े या छोटे नहीं होते। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बस आपस में बराबर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा या दूसरा बड़ा होगा। तो ये चीज तो मान्य है नहीं। और z टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब z हर नेगेटिव रियल नंबर से छोटा है। अरे z कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, तो जब भी ये लिखा है इसका मतलब है ऐसा। अगर गलती से उसने ऐसा लिख भी दिया तो उसका मतलब केवल और केवल इससे है, यानी z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जीरो से जो दूरी है वो अनंत की तरफ बढ़ रही है, वो अनंत की तरफ बढ़ रही है। यानी आप समझ रहे हो कि जैसे आप रियल में पढ़ते थे, कई बार सॉल्व करते तो लिमिट का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाती थी इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। इसमें चाहे वो इन्फिनिटी दिखा रहा है चाहे माइनस इन्फिनिटी दिखा रहा है, आपका आंसर वो इन्फिनिटी ही है, माइनस इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि आप इसका मतलब ये जो भी लिखा है इसका मतलब केवल इतना है, यानी z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जीरो से दूरी अनंत की तरफ बढ़ रही है। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी जीरो से जो दूरी है वो अनंत की तरफ बढ़ रही है। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जीरो से दूरी तो एक रियल नंबर होता है। अरे मैं आज 5 किलोमीटर चला, अनंत की तरफ बढ़ रही है, मतलब वो नंबर बहुत दूर जा रहा है, चाहे किसी भी दिशा में जाए वो नंबर कोई बहुत दूर है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो ऐसी चीज नहीं दिखेगी, और अगर ऐसी चीज दिखी तो उसका मतलब केवल और केवल ऐसा होता है। या तो वो समझदार है तो ऐसा लिख देंगे, वैसे जो जिन्होंने बुक लिखी है वो समझदार है, मुझे पता है, मैं जानता हूं उनको। तो मगर फिर भी अगर टाइपिंग में गलती हो गई होगी तो अगर ऐसा लिख दिया तो भी उसका मतलब ये है। ठीक है, ठीक। तो मैं एक बार रब करके आगे बढ़ता हूं। मैं तो बढ़ रहा हूं अब आगे, ये तो मैं चलते चलते वैसे ही कि कभी कोई आ गया तो आपको समझ आना चाहिए क्या है। अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। आजकल व्हाट्सएप यूट्यूब वाली फैसिलिटी हमने भी देख लिया है सबको पढ़ाते हुए, तो यही फायदा हो रहा है कि यहाँ पर जो भी बता रहा है वो केवल उतना ही बता रहा है, चाहे आपको उनकी हिंदी अच्छी लगे चाहे इंग्लिश, जो सिर्फ किताब में लिखी हुई है प्रॉपर, उसके बाहर का एक सिंगल कंसेप्ट नहीं। अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी। अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी, और इसकी परिभाषा के बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिक फंक्शन। मतलब यहां से मेरा एक तरह से यूनिट 1 का चैप्टर 3 जो मेरा सिलेबस है, अगर अब मैं सिलेबस की बातें करने लग जाऊं तो यहां से स्टार्ट है चैप्टर 3 यूनिट 1। तो मैं एक बार परिभाषा बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन पे लिखा देता हूं क्योंकि परिभाषा आपको याद रहनी चाहिए। माना W बराबर FZ, माना W बराबर FZ, सेम बुक वाली लाइन लिखा देता हूं, माना W बराबर FZ क्षेत्र D में माना अच्छा आज तक डोमेन जो होता था आपका x एक्सिस होता था,
मतलब जब भी आप उसमें पढ़ते थे रियल में, बट अब यहां पर आपका डोमेन कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो अब मतलब जो प्लेन में पुट किया जाता है, जो आंसर आता है वो डब्ल्यू प्लेन में आता है, पर उसे आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 में। माना W बराबर एफ जेड क्षेत्र D में परिभाषित Z का फलन है, परिभाषित Z का फलन है। माना, अच्छा इंग्लिश में लिखे, लेट W इज इक्वल टू एफ जेड, लेट W इज इक्वल टू एफ जेड, इंग्लिश वाले लिखें, let W is equal to fz be a function of, let W is equal to fz be a function of complex variable z, let W is equal to fz, let W is equal to fz be a function of complex variable z defined in domain D, defined in domain D, तब fz को प्रांत D में लिख दो, या फिर तब fz को z पर अवकलनीय फलन कहेंगे, z पर अवकलनीय फलन कहेंगे यदि then fz is said to be differentiable at z। स्टूडेंट, आज तक हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या पढ़ते थे? डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव होता क्या था? डेरिवेटिव का मतलब होता है जो स्पर्श रेखा बन रही है उस पे स्पर्श रेखा का ढाल यानी प्रवणता यानी स्लोप। जैसे आप क्या करते थे, ये मान लो आपको एक कर्व दिया जाता था, ये आपका सीकेंट है, ये पॉइंट आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2, ओके, ये आ गया x2 y2। तो आपको इन दोनों बिंदुओं को मिला के आप स्लोप निकालते थे। स्लोप क्या होता था? ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जैसे जैसे b मेरा a की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे मेरा b a की तरफ जा रहा है, अब आप देखिए जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा, जैसे जब ये इधर आएगा और जैसे ये इधर पहुंचेगा तो ये स्पर्श रेखा बनेगी। तो जैसे जैसे मेरा बी ए की तरफ आएगा, बी ए की तरफ आने से क्या तात्पर्य हुआ स्टूडेंट्स? बी ए की तरफ आने से ये तात्पर्य हुआ कि अगर ये पॉइंट एक्स है और ये उसके पास में मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक्स प्लस एच, तो एक्स पे जो आंसर है वो एफ ऑफ एक्स कहा जाता था। एक्स प्लस एच पे जो आंसर है, एक्स प्लस एच का जो एफ में डाल के आंसर आएगा वो ये रहा। अब आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, तो आप कह रहे हो दिस माइनस दिस अपॉन, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा हो जाता था। अब ये इधर आने का मतलब है जैसे जैसे h 0 पे जा रहा है, ये जो सीकेंट है वो किस में बदलेगी? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा में बदलेगी। ये जो सीकेंट है ये किस में बदलेगी? टेंजेंट में बदलेगी। यानी जैसे जैसे h 0 को जा रहा है, ये बी ए की तरफ आने का मतलब क्या है? जैसे जैसे ये बी पॉइंट ए की तरफ आ रहे का मतलब है जैसे जैसे एच जो है वो 0 की तरफ जाएगा, आपकी सीकेंट धीरे धीरे टेंजेंट में बदल जाएगी और आपका उस टेंजेंट पे क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा, जो कि आप पढ़ते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और वो आपको f डैश एक्स ऐसा दिखता था। ऐसा ही तो दिखता था f डैश एक्स। तो वैसे ही बिल्कुल डेफिनेशन है स्टूडेंट f डैश जेड की, वही सेम डेफिनेशन है f डैश जेड की। तो देखिए fz को z पर अवकलनीय फलन कहेंगे यदि f डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। h का मतलब x2 माइनस x1। डेल्टा z का मतलब है जितना आपने z में चेंज किया। वहां पर तो h आता था, मतलब x में क्या चेंज किया है, और उस x को x प्लस डेल्टा एक्स भी लिख सकते थे, बट यहां पर उसे डेल्टा z चेंज किया जाता है। डेल्टा z क्यों? क्योंकि वहां जो चेंज आता था वो केवल x के अलोंग आता था। अब ये जो पास वाला पॉइंट होता है, अगर ये z है तो वो z प्लस डेल्टा z ये भी हो सकता है,
मतलब जो आप चेंज ला रहे हो वो एक्स और वाई दोनों में एक साथ भी ला सकते हो, क्योंकि अब आपका जो डोमेन है ये पूरा जेड प्लेन आ गया है, पूरा जेड प्लेन आ गया है, तो अब जो आप चेंज ला सकते हो वो दोनों में ला सकते हो, ठीक है ना। तो माना W बराबर एफ जेड क्षेत्र डी में परिभाषित जेड का फलन है, मुद्दे की बात है, ये रहा डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तब मतलब मुद्दे की बात, ये तो जो मैंने इतनी कहानी सुनाई वो तो बताया कि असल में फॉर्मूला बनता कैसे है, बट नहीं, तो मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि ये रहा डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तब एफ जेड को जेड पर अवकलनीय फलन कहेंगे यदि एफ डैश जेड बराबर दिस परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान है, मतलब इसका जो आंसर आए वो फिक्स आए। आज तक क्या होता था, आज तक अगर मुझे किसी पॉइंट पे लिमिट चेक करनी पड़ती थी तो इस पॉइंट पे आने के केवल दो रास्ते होते थे, इसीलिए आप कहते थे या तो वो इधर से आएगा या इधर से। क्यों? क्योंकि हम जो पुट करते थे वो एक्स में पुट करते थे, तो आप कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे बात कर रहे हैं। बट अब तो मेरा यहां मैदान में खड़ा है, गांव में मान लो आप गांव साइड गए हो, एक सड़क पे खड़े हो, अब आपका एक्सीडेंट होता तो या तो इधर से सड़क से कुछ आएगा या इधर से। अब मान लो आप खड़े हो किसी मतलब तालर पे खड़े हो, मतलब जहाँ वो होती नहीं वो वाली जमीन, पक्की जमीन होती है, छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उस टाइप की पड़ी है, तो वहां तो वो पूरा ग्राउंड है, आप खड़े हो, आप कहीं से भी कोई कुछ भी आ सकता है एक तरह से, तो ये वही है। अब वो ऐसे आ सकता है किसी भी रास्ते से, हर रास्ते के थ्रू अगर आंसर सेम है, यहां पर कब कहते थे सीमा का अस्तित्व है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, ये सीमा का अस्तित्व होने का मतलब जेड, अभी ये जेड प्लेन पे बात चल रही है, किसी भी रास्ते के थ्रू आंसर आए, किसी भी रास्ते के थ्रू आऊं, अगर हर रास्ते के थ्रू अगर आंसर मेरा सेम आता है तब मैं कहूंगा ये सीमा विद्यमान है, ये सीमा एग्जिस्ट कर रही है। अगर आपको कोई भी दो ऐसे रास्ते मिल गए जिनमें आंसर अलग आ गया तो आप क्या कहोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था रियल में, जब आपने फंक्शन ऑफ सेवरल दो वेरिएबल वाला किया था, एक्स और वाई वाला, पर नहीं किया तो कोई बात नहीं। एफ जेड को जेड पर अवकलनीय फलन कहेंगे यदि एफ डैश जेड बराबर दिस एग्जिस्ट यूनिकली एंड फाइनाइटली, परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। बस ये फर्क है कि वहां पर कोई भी पाथ चूज कर सकता है, यहां पर पाथ चुनने के केवल दो तरीके हैं, इन दोनों रास्तों से आ सकता है, क्योंकि आज तक हम रियल में चलते थे, हम पुट एक्स ही करते थे, अब एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट की तरफ दो ही रास्तों से आ सकता था, इसलिए मैं चेक करता था, जैसे जैसे मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है। अगर दोनों रास्तों से आने के कारण मेरा आंसर सेम नंबर की तरफ जा रहा है, जैसे मान लो यहां से जैसे जैसे ये नजदीक आ रहा है, ये इस तरफ से जा रहा है, यहां से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा जैसे जैसे एक्स 5 की तरफ बढ़ रहा है, चाहे जहां से, मेरा आंसर हमेशा 3 की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब आप क्या कहते थे, सीमा का अस्तित्व हो गया, मतलब दोनों x जैसे जैसे 5 की तरफ जाएगा मेरा आंसर 3 की तरफ जाएगा, तो मैं कहता था लिमिट एग्जिस्ट, यानी सीमा का अस्तित्व है यदि एफ डैश जेड बराबर दिस परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान हो, ठीक है ना। तथा एफ डैश जेड को और वैल्यू क्या आती थी इस डेरिवेटिव की, एफ डैश जेड, तथा एफ डैश जेड को एफ जेड का अवकलज कहते हैं, and the value of this limit is f dash z, and लिखें, and f dash z को, अच्छा सॉरी, and this unique limit is called derivative of fz, and this unique limit is called derivative of fz। अगर ये जो fz की वैल्यू कोई फिक्स आएगी, एक आएगी, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगी, तो जो इसका मान होगा उसे fz का अवकलज कहते हैं। पहले चेक करना पड़ता, हम तो आज तक जो चेक करते थे वो मान के चलते थे कि सबका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सीधा डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मगर जबकि पहले चेक करना पड़ता है कि उसका वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर वो डिफरेंशिएबल होता था तब डेरिवेटिव का जो मान आता था वो हमारा डेरिवेटिव होता था, मगर हमें आज तक कोई, हम तो सीधा इसको कभी चेक ही नहीं करते, सीधा डेरिवेटिव ही निकालते हैं। अच्छा, बिंदु z नॉट पे देख लीजिए, अगर मैं किसी एक बिंदु पे बात करूं, एक और डेफिनेशन होती है, एफ जेड को बिंदु z नॉट पर अवकलनीय कहेंगे यदि एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट z नॉट,
या z बराबर z0, fz इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट z0, z0 पर डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? किसी पॉइंट z0 पर, कोई पॉइंट z0 है, इस पे डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? f डैश z0, इसकी वैल्यू तो f डैश z0 कहलाएगी। लिमिट जैसे जैसे z z0 की तरफ बढ़ेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y, यानी इसकी जो लिमिट का मान है ये अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। fz को बिंदु z0 पर, यानी fz इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट z0 इफ दिस अद्वितीय तथा परिमित रूप से विद्यमान हो। अब बस पूरे चैप्टर में अब जिंदगी आपकी काफी आसान है और मजेदार है, समझने वाली चीजें हैं, और मेरी जिंदगी भी आसान है। अब मुझे बार बार ये ऐसी कहानियां नहीं लिखनी पड़ेगी, अब समझाने वाली बात आ गई है, अब समझाते हैं। हाँ, फाइनाइट, परिमित को फाइनाइट बोलते हैं। अद्वितीय मतलब यूनिकली। fz is said to be differentiable at z0 if limit this exists uniquely and finitely। फाइनाइटली का मतलब आंसर इन्फिनिटी ना आए, आंसर फाइनाइट आए, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी की तो बात करेंगे ही नहीं हम इस पे, माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। आप किसी से पूछ सकते हो अगर कोई हो, सर इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी आ सकती है क्या फाइनाइटली की? अगर उसने हाँ बोल दिया तो समझ लेना वो बीएससी का स्टूडेंट है, और अगर उसने बोला नहीं तो समझ लेना है। कौन सी लास्ट लाइन? ये वाली लाइन, fz is said to be differentiable at z0 if limit this exists uniquely and finitely, exists uniquely and finitely, if limit this exists uniquely and finitely। अगर ये वाली लिमिट यूनिकली एंड फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तो हम क्या कहेंगे? fz को डिफरेंशिएबल बोल देंगे। दो 2012, 17, 11, 9 इनमें ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आ रहा है पहला, सो लिखें जिस टाइप से अब बीएससी पढ़ते थे, मगर चीज को समझ के, एकदम चीज को समझ के। थ्योरम, स्टूडेंट चलो बाद में बताऊंगा जब मैं वो यूज करूंगा। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, परिमित, पहले स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। अवकलज के अस्तित्व के लिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सान्तयता आवश्यक प्रतिबंध है। सान्तयता आवश्यक प्रतिबंध है, किंतु प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। इंग्लिश वाले लिखें, कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फाइनाइट डेरिवेटिव, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ finite derivative but not
सफिशिएंट। सो ये अगर मैं बात करूं तो हमारी बुक में स्टार्टिंग में ही 3.6.3 थ्योरम है, और हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है उस डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू हो रहा है। सो 3.6.3 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिए कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, मतलब डेरिवेटिव को एग्जिस्ट करने के लिए जो सांतयता है, कॉन्टिन्यूटी है, ये नेसेसरी है, जरूरी होना चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो आप नहीं कह पाओगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, परंतु पर्याप्त नहीं। मगर कोई कॉन्टिन्यूस हो गया तो ऐसा नहीं कि पर्याप्त हो गया। पर्याप्त का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि मान लो वीरू ऐसा है कि जय शादी में आता है ना तो वीरू पीछे पीछे आ ही जाता है, जय शादी में आता है ना तो वीरू आ जाता है। तो वीरू को बुलाने के लिए जय को बुलाना पर्याप्त है, जय को बुला लो वीरू आ ही जाएगा, दोनों को बुलाने की जरूरत ही नहीं। दो कार्ड क्यों वेस्ट करें, क्योंकि अपने को पता है जब भी जय आएगा वीरू पीछे पीछे भाग आएगा। तो यानी जय को, अगर मुझे वीरू को, सॉरी, अगर जय को बुलाते हैं तो वीरू पीछे आ जाता है। तो अगर जय और वीरू दोनों को बुलाना है, केवल जय को बुला लो। जय को बुलाना इस बात की गारंटी देता है कि वीरू भी आ जाएगा। जय को बुलाना पर्याप्त है वीरू को बुलाने के लिए भी, ठीक है ना। तो यहां भी वही कह रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूटी है वो नेसेसरी है, यानी कॉन्टिन्यूटी के हुए बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर जय को नहीं बुलाया तो वीरू भी नहीं आ पाएगा। अगर आपको बोल दिया जय आता है तब तो वीरू आ जाता है, जय नहीं आता तो वीरू नहीं आता। तो इसका मतलब अगर जय को नहीं बुलाया तो गारंटी है वीरू को अकेले बुलाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो कॉन्टिन्यूटी इज नेसेसरी कंडीशन, कॉन्टिन्यूटी आवश्यक है। अगर आपको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करनी है तो उसका संतत होना जरूरी है, मतलब उसका कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। बट अगर कहीं मैंने किसी को कॉन्टिन्यूस बोल दिया, किसी को संतत बोल दिया, तो ऐसे मत कह देना कि सर इसका तो डेरिवेटिव तो होगा ही होगा, वो आवश्यक नहीं है। यानी कंक्लूजन का बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो पूरी कहानी लिखी है, यानी जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, संतत होगा, ये पूरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवकलनीय भी है। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो, संतत डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबल। अवकलनीय इंप्लाइज संतत। और मैंने स्टूडेंट हमेशा बच्चों को बताता हूं कि अगर कभी आपके पास रिजल्ट ऐसा है ना, P इंप्लाइज Q, इसका मतलब यही होता है Q नहीं मतलब P भी नहीं। अगर P के होने का मतलब Q का होना है, अगर P के होने का मतलब Q का होना है, तो Q नहीं हुआ इसका मतलब P भी नहीं हुआ होगा। जय शादी में जाएगा इंप्लाइज वीरू पहुंच जाएगा, जय शादी में जाएगा इंप्लाइज वीरू पहुंच जाएगा। वीरू नहीं पहुंचा इसका मतलब जय नहीं आया होगा। ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये दोनों ये सेम स्टेटमेंट्स हैं, कोई फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है स्टेटमेंट में। मैथमेटिकल लॉजिक में ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक फादर ने कहा बेटा तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े आ जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है, बेटा तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े आ जाएंगे। तो बताओ बाप गलत कब होगा, तनख्वाह मिलने के बाद भी कपड़े नहीं लाया, उसके अलावा उसने कुछ नहीं मिला, बोला कि तनख्वाह नहीं मिलेगी तो क्या करूंगा मैं, तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े आ जाएंगे। तो देखो तनख्वाह मिली, कपड़े आ गए, बिल्कुल सही कहा, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है। तनख्वाह मिली फिर भी कपड़े नहीं आए, फॉल्स, वेरी बैड, ऐसा बापू किसी को नहीं चाहिए। तनख्वाह नहीं मिली फिर भी कपड़े आ गए, जस्ट वाओ, ऐसा बापू किस्मत वालों को मिलता है। तनख्वाह नहीं मिली फिर भी कपड़े आ गए, तनख्वाह नहीं मिली कपड़े नहीं आए, कोई बात नहीं, क्योंकि पापा ने तो बोला था तनख्वाह मिलेगी तब कपड़े आएंगे। तनख्वाह नहीं मिली कपड़े नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट क्यू मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नॉट पी मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू।
तनख्वाह नहीं मिली, कपड़े नहीं आए, कोई बात नहीं, इतना तो बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। तनख्वाह मिल गई फिर भी फिर कपड़े नहीं आए, ये गलत बात है, बैड। तनख्वाह नहीं मिली फिर भी कपड़े आ गए, जस्ट वाओ। तनख्वाह मिल गई कपड़े आ गए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही तो बोला था। और आप देख रहे हैं बोथ द स्टेटमेंट्स आर सेम, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये दोनों तो बिल्कुल सेम हुआ। तो इसका मतलब ये सेम स्टेटमेंट होती है, चाहे इसी से पता लगता है डिफरेंश। अवकलनीय इंप्लाइज संतत, संतत नहीं मतलब अवकलनीय भी नहीं। कोई भी स्टेटमेंट जो लाते हो वो इससे ले आ सकते हो, ठीक है ना। सीरीज कन्वर्जेंट है, फर्स्ट ईयर में जो सीरीज थी, श्रेणी थी, वो अभिसारी होगी, इसका मतलब लिमिट जीरो को जाएगा, लिमिट जीरो को नहीं गया मतलब अभिसारी नहीं हुई। कोई भी स्टेटमेंट आपके पास पड़ी है उसका निगेशन आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आप देखें, मैं वापस आता हूं मुद्दे पे, रब कर दूं ना इसे। हाँ स्टूडेंट, समझ आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स? यस सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आगे बढ़ता हूं। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये था, ये जो मैंने लिखी है ये क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट ऐसी है कुछ, ओके। मैं इसे रब करने वाला हूं, रब कर दूं? अगर कोई ये कहीं के लिख रहा हो कर दूं रब? यस सर, ठीक है। अब आप देखिए, इन्होंने कहा है जो फलन संतत होगा वो जरूर और जरूर अवकलनीय, अच्छा जो अवकलनीय होगा वो संतत भी होगा, मगर अगर कोई संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, संतत की डेफिनेशन क्या होती थी? हम बचपन में भी पढ़ते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ ई। ऐसा होता था कि नहीं स्टूडेंट? बता दीजिए कि जैसे जैसे एक्स लेफ्ट साइड से जाएगा जो वैल्यू आएगी, जैसे जैसे एक्स राइट साइड से जाएगा जो वैल्यू आएगी वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी ए पर मान है। तो ऐसा होता था, और ये दोनों बराबर होते थे तो इसको एक ही भाषा में हम ऐसा लिख देते थे, जैसे जैसे एक्स ए को जाएगा वैल्यू ऐसी आनी चाहिए। ये हमारी संतत की परिभाषा होती थी, ऐसा हम पढ़ते थे, ओके। अब मुझे प्रूव करना है जो अवकलनीय है वो संतत है। तो देखो, माना, तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, माना एफ जेड बिंदु जेड नॉट पर अवकलनीय है, तो मैं पहले कोई भी बिंदु लेके चल रहा हूं और वहां पर अवकलनीय मान रहा हूं, और मैं प्रूव करूंगा, देखो संतत भी है। माना, लिखे माना एफ जेड माना एफ जेड सम्मिश्र तल पर किसी बिंदु जेड नॉट पर अवकलनीय है। माना एफ जेड सम्मिश्र तल पर किसी बिंदु जेड नॉट पर अवकलनीय है। माना एफ, क्योंकि जो डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी होती है ना, पॉइंट बेस प्रॉपर्टी होती है। पॉइंट बेस का मतलब हाँ इस बिंदु पे अवकलनीय हो सकता है, अगले पे नहीं हो सकता। माना एफ जेड सम्मिश्र तल पर किसी बिंदु जेड नॉट पर अवकलनीय है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देख लीजिए, ये जो सीमा है स्टूडेंट इंप्लाइज, अभी हमने पढ़ा ये जो लिमिट है, क्वेश्चन करते वक्त हम इसे यूज कर लेंगे। ये जो लिमिट है स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट और परिमित और यूनिकली एग्जिस्ट कर रही है। इंप्लाइज एफ डैश जेड बराबर लिमिट दिस परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान होगी। एग्जिस्ट यूनिकली एंड, आप नीचे वाली लाइन में लिख देना, एग्जिस्ट यूनिकली एंड फाइनाइटली, परिमित तथा अद्वितीय रूप से विद्यमान होगी। माना एफ जेड सम्मिश्र तल पर बिंदु जेड नॉट पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, जैसे मैंने बोल दिया एफ जेड जेड नॉट पर अवकलनीय है,
तो दिमाग में आ जानी चाहिए अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या है, और अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या है, एफ डैश जेड नॉट बराबर दिस, और ये इसका आंसर भी आना चाहिए इस लिमिट का फिक्स, कोई फाइनाइट और यूनिक। अब मुझे प्रूव करना है ऐसा कि जेड नॉट पे संतत भी होगा। नाउ लिमिट z टेंस टू जेड नॉट एफ जेड, अब मैंने उसको छोड़ दिया और अब मैं ये शुरू कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट अगर मैं इसको जीरो प्रूफ कर दूं तो लिमिट z टेंस टू जेड नॉट माइनस, इस पे तो लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि ये तो जेड नॉट जेड है ही नहीं, क्योंकि जेड ही तो जेड नॉट को जा रहे हैं, तो लिमिट z टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो यही प्रूव हो जाएगा और हो जाएगा एफ जेड जेड नॉट पर संतत हो जाएगा। तो देखिए लिमिट z टेंस टू जेड नॉट, और हमें अवकलनीय दिया हुआ है, और अवकलनीयता की डेफिनेशन में बटा जेड माइनस, काश नीचे जेड माइनस जेड नॉट होता तो मजा आ जाता। तो मैंने क्या किया, जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। चल भाई जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई हो जा और डिवाइड हो जा, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। लिमिट अलग अलग हो जाती है, कब हो जाती है, अगर दोनों के दोनों फाइनाइट हैं तो, और ये देखो ये फाइनाइट है इसकी वैल्यू भी, और ये भी जीरो है, जीरो और ये भी फाइनाइट, तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसको मैंने ऐसा कर दिया, एफ जेड, अगर एक इन्फिनिटी आता है एक जीरो आता तो हमें नहीं पता क्या होता, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। इसका आंसर तो एक फिक्स नंबर है जो कि क्या है, एफ डैश जेड नॉट। इसका आंसर क्या आ जाएगा विद्यार्थी गणों, एफ डैश जेड नॉट इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू ये रही नंबर वन से, और इसे अगर आप नंबर वन दे सकते हो, आपके पास ऐसी जगह है जिसमें ऐसे वन लिख सकते हो, तो यहां लिख देना नंबर वन से, फ्रॉम नंबर वन। अगर आप इस इक्वेशन को, अगर ये नीचे मैंने लिखने को कहा था इसको लिख सकते हो, तो इसके आगे नंबर एक लिख देना। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया, देयरफॉर इसकी वैल्यू जीरो आ गई। इंप्लाइज, इंप्लाइज अगर दोनों साइडें चल रही है तो इंप्लाइज लिख दें, इस पे लिमिट लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहां z है ही नहीं। ओके, अरे भाई अगर आपको ऐसा दिया हो लिमिट x टेंस टू 2 और यहां 5 लिखा हो या f ऑफ 3 लिखा हो, तो लिमिट क्या कर लेगी, f ऑफ 3 ही आ जाएगा। इंप्लाइज लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट। लीजिए जो मांगा वो पा लिया। अतः एफ जेड जेड नॉट जेड बराबर जेड नॉट पर संतत है। अतः एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नॉट पर संतत है। अतः एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नॉट पर संतत है। अब इसके आगे वाला पार्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। समझ आ गया? एक बार बच्चों बता दीजिए। बच्चों समझ आ गया तो मुझे बता दीजिए एक बार। थैंक यू वेरी मच। तो कल बढ़े अब आगे इसके, आज के लिए चलें? ठीक है, ओके, बड़े आराम आराम से करेंगे। सर वीडियो कब अपलोड होगी? ऐप पर सारी हो तो रखी है भाई, आप देखिए वीडियो तो अपलोड हो रखी है ऐप पर। आप IIM जयपुर ऐप पे जाएंगे, वहाँ पर बैच कोड लिखेंगे BSc3YR, बैच कोड क्या था, और अपने साथियों को बताइए। पता नहीं क्यों नहीं बताते यार आप चाहते ही नहीं कि आपको लग ही नहीं रहा कि सर मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगेगा सर मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर बताओगे अपने साथियों को। बच्चों को बताएं, एक एक चीज़ समझा के कराएंगे, चाहे कॉम्प्लेक्स है, रियल होती तो रियल भी, जो भी है, ठीक है ना। तो साथियों को बताएं, हमें भी लगे कि हम भी BSc पढ़ा सकते हैं। चलो, वरना बच्चों ने क्या जो भी है, मतलब चीज़ों को सीख के पढ़ो, बस समझ के भी बच्चों रट्टा मार सकते हो,
अब मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने बस बताना था कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब डिफरेंशिएबल दे रखा है, माना एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड नॉट पर अवकलनीय है। अब जैसे लिख दिया कि अवकलनीय है, तो अवकलनीय का मतलब क्या हुआ, यानी जेड नॉट पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब मुझे प्रूव करना था संतत है, और संतत में मुझे पता है मुझे क्या प्रूव करना है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड बराबर एफ जेड नॉट, तो मैं वही लेके चला। और यहां पर देख रहे हैं कि इसका यूज करना है, तो इससे भाग और मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी फाइनाइट है और ये जीरो है, तो अलग अलग कर दिया, इनकी वैल्यू पुट की और सीधा आंसर आ गया, तो संतत हो गया, खत्म कहानी। अब मैं अगला बताऊंगा, और अगला जो है वो भी कई बच्चे जो हैं उनको वो चीज़ें नहीं पता होती, वो पढ़ तो लेते हैं, जो मैं कल बताऊंगा, तो वो एक बार इसकी सेकंड पार्ट में कल देखते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।